देखिए हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। क्या बोल रहा है, ए रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप ऑफ लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर, एंड ये एक रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप है, इसकी लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर और ये विड्थ कितनी है 2 सेंटीमीटर। इज इन द एक्स वाई प्लेन, ठीक है भाई, एक्स वाई प्लेन रहा हमारा, एज शोन इन द फिगर। इट इज़ बीइंग मूव्ड अवे फ्रॉम द थिन लॉन्ग कनेक्टिंग वायर, ये एक लॉन्ग कनेक्टिंग वायर है और इससे ये मूव कर रहा है किसी की तरफ √3/2 I कैप 1/2 J कैप एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड कितना है v। द वायर इज कैरिंग ए स्टेडी करंट 10 एम्पियर इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन एंड करंट ऑफ क्या है 10 माइक्रो एम्पियर इज फ्लोज थ्रू द लूप व्हेन इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ d इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। इफ द वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ लूप इज 0.1 ओम देन द वैल्यू ऑफ v। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एक्चुअली। ऐसा क्वेश्चन क्या हम क्लास में करते हैं और क्लास में क्या कराया हुआ इस क्वेश्चन देखो यहाँ पर कैसे क्या देखो तरीका सुनो। ये क्या बोल रहा है भाई, डायग्राम मैं बगल में बना देता हूँ फिर इसके बाद करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई खास क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे क्या एक वायर है और इस यहाँ पे क्या बात करें, इस केस में इसकी जो करंट कितनी है यहाँ पे 10 एम्पीयर फ्लो कर रही है और यहाँ पे क्या दूसरा हमारे यहाँ पे एक लूप है, ये हमारा एक लूप है ऐसे, हाँ ऐसे। ये कितना है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये हमारा कितना है 2 सेंटीमीटर। अब तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर क्या है, ये जो लूप है ना, ये भाई साहब जो है इस केस में, ये जो है इस केस में v स्पीड से इधर मूव कर रहा है ऐसे, है ना, ऐसे मूव कर रहा है ना, v स्पीड से ऐसे मूव कर रहा है और मैं दे रखा है वेलोसिटी की डायरेक्शन दे रखी है ना √3/2 I कैप, है ना, प्लस 1/2 J कैप। मतलब क्या इस केस में इसकी डायरेक्शन आएगी, देखो यहाँ पर किधर आएगी, x में कितना है 1/2, सॉरी x में कितना है √3/2, y में कितना है 1/2, तो कितना एंगल आएगा हमारा tan थीटा, कितना आएगा tan थीटा आ जाएगा हमारे यहाँ पे कितना 1/√3, थीटा कितना आएगा यहाँ से आ जाएगा 30 डिग्री। मतलब इस केस में ये वेलोसिटी v से मूव कर रहा है कितने एंगल पर, 30 डिग्री एंगल पर, ठीक है ना। तो होगा क्या, अब जो होगा क्या यहाँ पर, इस वेलोसिटी के यहाँ पे, इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट कर लो यहाँ पर ना, एक तो कितना आएगा v cos 30, एक आएगा v sin 30। अब देखो दोनों को जरा अलग अलग देख लो, खटा कर तो समझ में आएगा। तो क्या बोल रहा है, हमसे पूछ रहा है इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा उसके बारे में बात कर रहा है। इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा उसकी वजह से कहानी कि इसमें सर्टेन करंट आएगी, वही बोल रहा है। तो इस क्वेश्चन को अपन ने क्लास में कहाँ कराया, देखो फटाफट यहाँ पे जब हमने आपको कराया था इस केस में, क्लास में कराई है कि भाई देखो क्या है, ये करंट कैरिंग वायर है ना, करंट कैरिंग वायर। अगर ये लूप जो है इस केस में इसके पैरेलल मूव करेगा तो इस केस में इसमें कोई भी इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखो इस वाले वायर की वजह से अगर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं किधर, इस केस में किधर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर की तरफ आएगा। तो जब ये वायर मूव कर रहा है, जब लूप मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, तो इस केस में कहानी क्या है, इसके थ्रू कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, क्योंकि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर वही यहाँ पर। तो जब ये पैरेलल वाला जो कंपोनेंट है इसकी वजह से क्या है, इस केस में कोई भी ईएमएफ जनरेट होने वाला है नहीं, तो इसका तो कोई इफेक्ट है ही नहीं। जो v cos 30 है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे, सिर्फ एक ही बात से फर्क पड़ता है कि इससे v sin 30 की वजह से ना। तो अब देखो यहाँ पे इस केस में कहानी क्या है, जो ये वाला कंपोनेंट आएगा ना यहाँ पर, जो ये वाला कंपोनेंट आएगा, अगर ये मान लो इधर की तरफ मूव कर रहा है v स्पीड से ना, इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो इस केस में कहानी क्या होगा कि देखो जब आगे की तरफ मूव कर रहा है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किधर है भाई, यहाँ पे इस केस में मैग्नेटिक फील्ड, इस केस में बात करें ऊपर की तरफ है। तो इसके थ्रू क्या होगा, देखो जब ये आगे मूव करता जाएगा तो इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार चेंज होता जाएगा। इस वजह से क्या होगा, अब इसमें एक ईएमएफ जनरेट होगा। कितना जनरेट होगा वो निकाल लेते हैं, बहुत आसान सी कहानी है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर मैं इसके लिए बात करता हूँ। देखो यहाँ पर ये बना है वही उसी कहानी में, देख लो। तो इसको मैं एक बार अलग से बना दूँ क्या, इधर बना देता हूँ, ठीक है, साफ करके इसको देखो इधर। तो ये वायर हमारा रहा, इसमें करंट आई फ्लो कर रही है। एक बात तुमको समझ में आ गई है इस केस में कि ये जो वायर, ये जो पार्ट है, ये जो v sin 30 है ना, इसी वजह से क्या ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। इसकी वजह से कुछ होने वाला नहीं है। ये दूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर, ये दूरी कितनी है हमारी 2 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर बहुत आसान से कहानी है। यहाँ पर क्या है, ये एक कनेक्टिंग वायर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। ये कनेक्टिंग वायर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है, तो इसके अक्रॉस एक ईएमएफ जनरेट होगा BVL का, है ना। तो यहाँ पर तो इस वाले वायर की वजह से बात करें यहाँ पर जो ये दूरी कितनी, ये d हमारा कितना है, ये हमारा d है, और हमसे बोला d कितना है 4 सेंटीमीटर, है ना। तो ये एक कनेक्टिंग वायर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऊपर की तरफ, है ना। मानते हैं मैग्नेटिक फील्ड कितना है B1 है, यहाँ कितना है B2, है ना। तो क्या होगा, ये कनेक्टिंग वायर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है, तो इसके एंड के क्रॉस ईएमएफ जनरेट होगा कितना, v क्रॉस b डॉट dl। तो v किधर है, ऊपर की तरफ, v ऊपर की तरफ, तो v वेक्टर क्रॉस b, ये एंड हायर पे होगा, ये एंड लोअर पोटेंशियल पे। तो इसके एंड के क्रॉस एक ईएमएफ जनरेट करेगा कितने का, BVL का। तो यहाँ पर एक ईएमएफ जनरेट होगा E1 कितना आएगा, B1VL, L कितना हमारा 2 सेंटीमीटर। अच्छा, ऐसे ही जब ये भाई साहब ऊपर जा रहे हैं, देखो इस केस में इसके एंड के क्रॉस एक ईएमएफ जनरेट होगा कितना, VVL। तो v वेक्टर क्रॉस b, है ना, और इस केस में ये एंड हायर पे, ये एंड लोअर पे, तो यहाँ भी एक ईएमएफ जनरेट होगा, ये कितना आएगा, यहाँ पे जनरेट होगा E2। तो E2 कितना बनेगा हमारा, E2 आएगा कितना आएगा, B2 इंटू VL।
इन दोनों के एंड के क्रॉस ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों वायर कैसे मूव कर रहे हैं, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, है ना। तो इस केस में क्या, इसके क्रॉस जीरो में आएगा, वी क्रॉस बी कर लो, वी वेक्टर क्रॉस बी डॉट डी एल करोगे, इसके क्रॉस कोई ईएमएफ आने वाला नहीं है। इस केस में तो देखो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर। तो इस केस में कहानी क्या है कि यहाँ पर जो इवन होगा वो ज़्यादा होगा इनटू कम, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी ना, नॉट बाई 2 पाई आई बाई डी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। तो इस केस में कहानी क्या हो, करंट कैसे जनरेट होगी, ऐसे जनरेट होगी। बस हम ये चेक कर रहे हैं यहाँ पर, देखो करंट कैसे जनरेट होगी, ऐसे करंट जनरेट होगी इस केस में ना। कितना आएगा ईएमएफ चेक कर लो, तो ईएमएफ निकालना है, तो कितना बनेगा E1 माइनस E2, तो E1 लिखता हूँ कितना आएगा, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई, ये दूरी कितनी है, देखो ये 4 है, ये भी 4 है, तो दोनों को क्या, इसको उसने बोला है D, तो इसको भी D बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि दोनों 4 4 ही हैं। तो म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई डी इंटू वी इंटू लेंथ L, नंबर बाद में रखेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही B2 क्या बनेगा यहाँ पर, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई 2D इंटू वी इंटू L, तो E1 माइनस E2 आएगा EMF, E1 माइनस E2 आएगा, ठीक है, ठीक है। तो इस केस में कहानी क्या बनेगा, म्यू नॉट घटाओ दोनों को, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई कितना बनेगा 2D, ये बचा V बाई L, तो ये आ गया EMF जो कि मैं चाहिए था। तो V, सॉरी V ध्यान देना, V sin 30 आएगा ना, V कितना आएगा यहाँ पे इस केस में, V कितना आएगा V sin 30, ये कितना आएगा हमारा V sin 30 है ना, क्योंकि जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो कितना है, V sin 30 है ना। इसको बताओ कितना आएगा, V sin 30 इंटू L, है ना, sin 30 इंटू L। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना बनेगा, ये हमें रखा है 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7, तो बनेगा कितना, ये बनेगा 2 इंटू 10 टू पावर -7। आई करंट इन द वायर कितना है 10 एम्पियर, डिवाइड बाई 2 इंटू 4 इंटू 10 टू पावर -2 बन जाएगा। डी कितना है ना, वी है इतना, वी हमें दे रखा है, वी कितना वेलोसिटी दे रखी कितनी है, अच्छा वेलोसिटी निकालनी है ना, इंटू वी बाई 1/2 इंटू कितना बनेगा L, L कितना हमें रखा है इसका लेंथ, L कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो क्या बनेगा 2 इंटू 10 टू पावर -2, ठीक है। उड़ाओ, ये 2 से 2 गया, 10 के पावर -2 से 10 के पावर -2 गया, ठीक है। अब इस केस में ये 2 से 2 भी गया, तो ये जो EMF कितना आ गया है देख लो फटाफट, मैथ पर देख रहे हैं ना, ये बस 4 बचा है ना, 4 बचा है, बाद में करेंगे इसको, क्या मैं 10 टू पावर -4, तो 10 टू पावर -6 आएगा ना, 10 टू पावर -6 एंड डिवाइड बाई 4 इंटू वी, मैथ बाद में कर लेंगे ना, ये आ गया इतने वोल्टेज EMF है ना, ठीक है। इस EMF की वजह से क्या हो रहा है, इसमें जो कितनी करंट फ्लो कर रही है, 10 माइक्रो एम्पीयर की करंट फ्लो कर रही है, और कितना रेजिस्टेंस इसका हमें दे रखा है 0.1 ओम। तो बस देखो यहाँ पर कितनी करंट आएगी भाई, करंट आएगी आई इक्वल टू कितना आएगा, इस केस में आएगा E बाई R। आई कितना है दे रखा है 10 इंटू 10 टू पावर -6 इज इक्वल टू ई दे रखा है अपन को 10 टू पावर -6/4, ठीक है, इंटू वी, और ये आ गया E डिवाइड बाई R कितना रखा है, R में देखा 0.1 ओम, तो ये इससे उड़ गया, ये इससे उड़ गया, इधर जाएगा V कितना जाएगा हमारा 4 मीटर पर सेकंड ट्रांसफर, क्या बनेगा इस केस में 4 will be the आंसर ना, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तुम्हें कुछ नहीं करना था बस केस में क्या है यहाँ पर, वैसे ये पता होना चाहिए सिंपली आसान भाषा में कि भाई जो इसके क्रॉस जो EMF जनरेट होगा, जो V sin cos θ वाले का पार्ट की वजह से कोई EMF जनरेट होने वाला नहीं है, जो EMF जनरेट होगा सिर्फ और सिर्फ किससे जनरेट होगा, वर्टिकल वाला जो कंपोनेंट आएगा। इसके बाद इन दोनों एंड के क्रॉस EMF निकाल लिया दोनों पार्ट के अबाउट, तो इस लूप में मिल जाएगा नेट EMF, बस E बाई R कर देंगे इंड्यूस करंट। और वैसे देख सकते हैं भाई यहाँ पर जब आगे की तरफ मूव कर रहा है उसमें करंट क्या हो रहा है, तो यहाँ पर जब आगे मूव करेगा तो फ्लक्स नीचे की तरफ घटेगा ना, प्लस ऊपर की तरफ घटेगा, तो करंट कैसे इंड्यूस होने वाली है ऊपर की तरफ, वैसे भी दिख रहा था, है ना, ठीक है। बस काम खत्म, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या देखिए, ये भी बहुत एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं वेव का क्वेश्चन आया। क्या बोल रहा है, ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर और मास कितना दे रखा है यहाँ पर 2 × 10 टू पावर -7। क्या बोला, ये स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ कितनी है भैया, इसकी लेंथ है 1 मीटर है, और इसका मास हमको दे रखा है, कितना दे रखा है 2 × 10 टू पावर -5 kg, मतलब मास पर यूनिट लेंथ भी इसका कितना आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा, है ना। ये अंडर टेंशन में है, व्हेन द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स 2 सक्सेसिव हार्मोनिक आर फाउंड टू अकर एट 750 हर्ट्ज पे, एक फ्रिक्वेंसी हमें हार्मोनिक जनरेट होती है और दूसरी कहाँ जनरेट होती है 1000 हर्ट्ज पे, ठीक है ना, 2 सक्सेस हार्मोनिक। तो हमने बोला वैल्यू ऑफ टेंशन बताना है, तो इसके में ऑब्वियस सी बात अगर बात करें यहाँ पर, अगर मान लेते हैं ये nth हार्मोनिक है तो ये n+1 हार्मोनिक होगी, और इसकी मान लेते हैं फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कितनी है f मान लेते हैं, तो क्या बनेगा यहाँ पे nth हार्मोनिक है तो n × f, है ना, इसको क्या बनेगा n+1 × f, ठीक है। तो यहाँ से कहानी की हमको मिल जाएगी इसकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कितनी मिल जाएगी, f कितनी आ जाएगी यहाँ पर आ जाएगी हमारी, कितनी आएगी 250 हर्ट्ज।
तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 250 हर्ट्ज, इसका मतलब क्या है, ये हमारा कौन सा थर्ड हार्मोनिक, ये हमारा कौन सा फोर्थ हार्मोनिक। मतलब इस केस में क्या होगा, ये जो स्ट्रिंग है दोनों एंड पर फिक्स है, क्योंकि अगर एक एंड पे फ्री होती तो वहाँ पे तो सिर्फ क्या इवन हार्मोनिक तो आते ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, इस केस में ये एंड जो है रस्सी जो है वो दोनों एंड पर कैसी है, फिक्स है ना, ऐसे, ठीक है, ऐसे कहीं दोनों एंड पे कैसी है, फिक्स है, और ये इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। तो बस कहानी खत्म। तो इस केस में क्या आएगा, तो एफ इक्वल टू कितना बन जाएगा, यहाँ पर एफ इक्वल टू कितना बन जाएगा, एफ इक्वल टू बनेगा v/12 है ना, v कितना होता है रूट में 2/t/μ। एफ में रखा है 250 इक्वल टू v कितना है रूट के अंदर t/μ। म्यू कितना रखा है, ये लिखा हुआ है, यही मास पर लेंथ आएगा, क्योंकि लेंथ कितनी 1 मीटर है। तो 2 × 10⁻⁵ बाई यहाँ 2L 2 है, L कितना है 1 है ना, 1, ठीक है। इधर ले आओ, ये बनेगा 500, तो 500 और स्क्वायर मार दो, तो 500 × 500 स्क्वायर मार दिया ना, और स्क्वायर का क्या बनेगा, यह इधर आके मल्टीप्लाई होगा 2 × 10⁻⁵ इक्वल टू आएगा t, ठीक है। सिंपली इसको उधर ले आए, 500 कर दिया, बाद स्क्वायर मार दिया, तो ये बन गया 500, और उसको उधर ले आए, एक साथ 3 स्टेप किया ना। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, और 5 दूना 10, ये पूरा उड़ गया, ठीक, कितना आ गया 5 न्यूटन। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, फटाफट हो जाएगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, देखिए यहाँ पर हमसे बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में एंड इनकम्प्रेसिबल, ये क्या है, फ्लूइड का क्वेश्चन है एक्चुअली, और साथ में इसका थोड़ी सी थर्मोडायनेमिक्स भी ऐड की गई है। क्या बोल रहा है, एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड इज केप्ट इन ए कंटेनर, ठीक है भाई, इसी में सॉल्व कर देंगे, है ना। क्या बोल रहा है, एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड इज केप्ट इन कंटेनर हैविंग ए वेटलेस पिस्टन विथ ए होल, ठीक है। यहाँ पे कहानी क्या है, यहाँ पे एक इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, और यहाँ पर क्या है, जो पिस्टन है कैसा है, वेटलेस पिस्टन है। एक कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनर रेडियस कितना है, यहाँ पे इनर रेडियस में दे रखी है, जो इसकी दे रखी है आर, वो देखिए 0.1 mm दे रखी है। तो ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसकी रेडियस कितनी है, 0.1 mm है। इज डिप्ड वर्टिकली इनटू द लिक्विड थ्रू द एयर टाइट पिस्टन, ठीक है भाई, अच्छी बात है। एज शोन द फिगर, हमने क्या किया, अब इसको यहाँ पर क्या कर दिया, इसको डिप कर दिया है। नाउ द एयर इन द कंटेनर इज आइसोथर्मली कंप्रेस्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम V0 टू द वॉल्यूम कितना है, इसका जो अंदर गैस भरी थी, जो एयर थी, उसको हमने क्या कर दिया है, कहाँ से कहाँ पर क्या कर दिया है, कंप्रेस कर दिया है। देखो पहले कहानी क्या थी, यहाँ पर पानी भरा हुआ था, यहाँ पे एयर थी, इसका हमने यहाँ लगा दिया था पिस्टन, इसके बाद हमने इसको डिप कर दिया, तो ऑब्वियसली बात है पानी इसमें कुछ चढ़ जाएगा। हमने कर दिया इसको, और यहाँ पे इसको कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस कर दोगे तो यहाँ पे जो प्रेशर पहले कितना प्रेशर था, P0 था ना, पेटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, इसको कंप्रेस करेंगे तो प्रेशर और बढ़ जाएगा ना, प्रेशर और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे क्या बोल रहा है, कंसिडर एन गैस आइडियल गैस, द हाइट ऑफ द लिक्विड बताना है इन कैपिलरी ट्यूब कितना होगा, अगर हमें यहाँ पे सारी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब इसे पहले वॉल्यूम V0 था, जब हमने बाद में से वो कंप्रेस कर दिया, तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और क्योंकि हमने कैसे किया है, आइसोथर्मली कंप्रेस किया है, तो इस केस में कहानी क्या है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ठीक है। तो बस हमें करना है क्या, यहाँ पर हम निकालेंगे प्रेशर, इसके बाद क्या है, हमको यहाँ चेक करना है कितनी हाइट होगी इसकी। देखो यहाँ पर हमसे क्या बोल रखा है, इस केस में सरफेस टेंशन लिक्विड का दे रखा है अपन को यहाँ पर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी दे रखा है, और एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दे रखा है, और कॉन्टैक्ट एंगल हमें क्या करना है, 0 एज्यूम करना है। तो देखो इस केस में कहानी क्या, ये एंगल हमारा ऐसे बनेगा 0। तो यहाँ कितना प्रेशर है इस वाले पॉइंट पर, कितना प्रेशर है, P0 है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यहाँ पे डिग्री कितनी R है, तो इस वाले पॉइंट पे जो है जस्ट अंदर कितना प्रेशर होगा, अंदर जहाँ पे लिखूँ कितना आएगा, P0 - 2T/R। और H हाइट नीचे आएंगे, तो इस केस में यहाँ पे अगर बात करें इस वाले पॉइंट पर, तो यहाँ कितना प्रेशर आएगा, यहाँ कितना आएगा, P0 - 2T/R + ρgH, ये प्रेशर आएगा। जब तक हम इसे कंप्रेस नहीं करते थे ना, अगर हम इसे कंप्रेस नहीं करते, तो यहाँ अगर हम इसे कंप्रेस नहीं करते तो यहाँ पर कितना प्रेशर होता, P0 के बराबर होता। बट अब हमने इसे कंप्रेस कर दिया, तो यहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, किसके बराबर होगा, P के बराबर होगा। बस हमें यहाँ पर क्या करना है, P निकालना है, काम खत्म। तो देखो यहाँ पर हम जानते हैं इस केस में जब वॉल्यूम V0 था तो प्रेशर कितना था, P0। वॉल्यूम हमने क्या कर दिया, घटा दिया, तो प्रेशर बढ़ जाएगा, कितना आएगा देखो फाइनल प्रेशर, तो P0 V0 इक्वल टू बनेगा P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू बाद का प्रेशर होता है P इंटू 100 इंटू V0/101। ये इससे उड़ गया, सॉरी P0 नहीं उड़ेगा, V0 उड़ेगा ना, ये इससे उड़ गया। तो यहाँ से P कितना बन गया, P0 101/100, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, P क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू बनेगा P0 + P0/100, ऐसे बन जाएगा ना, ये बन जाएगा। तो इस P को उठा के चिपका दो, बस खत्म। क्या बन गया, P0 - 2T/R
प्लस रो जी एच इज इक्वल टू क्या बन गया पी नॉट प्लस पी नॉट बाई 100, ये इससे उड़ गया। तो एच यहाँ से कितना बनेगा देखो रो जी एच इक्वल टू बनेगा पी नॉट बाई 100 है ना प्लस 2t बाई आर बन जाएगा। मैथ बात करनी है बस देखो यहाँ पे, तो मैथ करेंगे यहाँ पे तो क्या बनेगा रो जी एच उधर लीजिए एच लीजिएगा एच नीचे बनेगा पी नॉट बाई 100, पी नॉट कितना है ये इसको बाद में करेंगे ना, रो जी को ऐसे छोड़ो, रो जी को ऐसे लिखा दो इक्वल क्या बनेगा पी नॉट ये कितना ये नंबर हमारा बनेगा पी नॉट कितना है हमारा 10⁵ बाई 100 प्लस 2 कितना है 2 ठीक कितना लिखा है 0.075 0.0075 भाई आर कितना दे रखा है अपन को यहाँ पर 0.1 मिलीमीटर, तो 0.1 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा 3, सही है ना, मैं तो सही है बढ़िया। इस केस में कहानी क्या बन जाएगी भैया, ये कहानी हमारी आ जाएगी कितनी, ये बन जाएगा कितना ये लिखा है 1 2 3 ये बन जाएगा 1 2 3 4, ठीक है इसको लिखते हैं √2, इसको हटाया 1 2 3 है ना, ये 10⁴ तो ये उससे उड़ जाएगा, तो कहानी क्या बन जाएगी यहाँ पर अच्छा भाई बड़ा कोई प्लस 2 कितना है 2 हो गया, टी कितना रखा है यहाँ पर 0.75 डिवाइड बाय कितना बन गया आर रखा है 0.1 इंटू 10⁻ कितना बन गया हमारा 10⁻3, ठीक है भाई सॉल्व करते हैं इसको, देखो क्या क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा कितना, ये बन जाएगा हमारा रो जी एच को ऐसे लिखा है हटाओ, ये बनेगा 1000 प्लस ये कितना बनेगा देखो ये लिखा है यहाँ पे पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ पॉइंट आएगा, तो ये बनेगा 10⁻3, तो ये जो पॉइंट है हमारा ये जो पॉइंट है ये इससे उड़ जाएगा, ठीक है ना, और ये बनेगा हमारा 150 ऊपर बनेगा 1500 तो बनेगा 2500 है ना, ये बनेगा हमारा 2500, तो रोजीज कितना आ गया 2500 में एच निकालना है, तो इसके इसमें कहानी क्या बन जाएगा रो कितना है हमारा रो है क्या लिखा है 10⁻3, जी कितना है हमारा 10, एच कितना है हमारा एच बराबर आएगा 2500, तो ये इससे उड़ जाएगा, यहाँ बचेगा 10⁻2 बचेगा सॉल्व करने पर, एच कितना आएगा 25/100 मतलब 25 सेंटीमीटर, आंसर क्या हो जाएगा इसके हमारा 25 सेंटीमीटर विल बी द आंसर, है ना सिंपल, ठीक है आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, हाँ बच्चों तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इन ए रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस द एक्टिविटी इज डिफाइंड एज एज = -dn/dt, तो क्वेश्चन बिलोंग करता है कहाँ से रेडियो एक्टिविटी से, और हमसे क्या बोल रहा है एक्टिविटी क्या है एज = -dn/dt, ठीक है, वेयर nt इज अ नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एट टाइम t, ठीक है भाई हम जानते हैं एक्टिविटी क्या होती है एज इक्वल टू होती है -dn/dt, और कितना आता है ये आता है लैम्डा इंटू n के बराबर आता है। हमसे क्या बोल रहे हैं आगे 2 रेडियो एक्टिव सोर्सेज S1 एंड S2 हैव सेम एक्टिविटी एट टाइम t इज इक्वल टू 0, दो सोर्सेज हैं यहाँ पर एक S1 है और एक S2 है, इन दोनों की जो एक्टिविटी है वो सेम है, मतलब dn/dt सेम है। तो मान लें पहले वाले की जो डिके कांस्टेंट लैम्डा 1 है और इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के हैं n0 1, ठीक है, दूसरे वाले का जो डेंसिटी दूसरे वाले का जो डिके कांस्टेंट कितना है लैम्डा 2 है, और जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं n02, तो दोनों आपस में क्या है ये बराबर हैं, लैम्डा 1 n0 1 इज इक्वल टू इसके बराबर है लैम्डा 2 n02 है ना, लैम्डा 2 n02 है ना, ठीक है। अच्छा अब क्या बोल रहा है इस केस में At a later time, the activity of S1 and S2 are A1 and A2. When S1 and S2 are just completed third and seventh half life, तो बताना है उस केस में उनकी रेशियो ऑफ A1/A2। क्या आसान क्वेश्चन देखो इस केस में, तो हम जानते हैं A1 क्या होगा, जब A1 क्या है जब S1 वाले ने अपनी थर्ड हाफ लाइफ कंप्लीट कर ली है, तो हम जानते हैं कितना आएगा A1 कितना आएगा n0, A1 कितना क्या बनेगा लैम्डा 1 इंटू उस समय इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने होंगे n0 1 इंटू 1/n0 इंटू 1/2 n आएंगे, n कितना हो गया 3 ना, लैम्डा 1 इंटू उस समय नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ऐसे A2 क्या बनेगा, A2 बनेगा लैम्डा 2 और उस समय नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n02 इंटू 1/2 कितना हो गया, इसने 7 हाफ लाइफ कंप्लीट कर लिए, इनका रेशियो पूछ रहा है। हाँ भाई डिवाइड मारेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हैं तो उड़ जाएंगे पूरे, ये क्या बनेगा A1/A2 इक्वल टू कितना बन जाएगा इस केस में 2⁴ मतलब बन जाएगा कितना 16 आ जाएगा आंसर, है ना सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड खटाखट सीधा आंसर रहेगा एक लाइन में, आसान था। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन बिलोंग करता है कहाँ से थर्मोडायनेमिक्स से, और क्या क्वेश्चन देखिए हम पढ़ते हैं, क्या बोला 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोज द 2 डिफरेंट साइकिल्स ऑफ प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2 शोन इन द पीवी डायग्राम। हमको दे रखा है पीवी डायग्राम ये गिवन बिलो। इन साइकिल 1 में ये बोल रहा है क्या A B C D, ये मैं देखा है पीवी डायग्राम, यहाँ 2p0 4p0 है,
और आइसोबारिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक। यहाँ पे बोला ये आइसोबारिक है, ये हमारा आइसोथर्मल है, ये आइसोबारिक है और ये हमारा क्या है यहाँ पे आइसोकोरिक है। ठीक है, साइकिल 2 में अगर बात करें तो प्रोसेस क्या है, ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी। प्रेशर में दे रखे हैं P0, 2P0 और 4P0, वॉल्यूम दे रखे हैं। हमसे क्या बोला, ए डैश कैसा है हमारा, ये है आइसोथर्मल, और बी डैश क्या है हमारा आइसोकोरिक है, ये आइसोबारिक है, हमारा आइसोकोरिक है। टोटल वर्क डन इन साइकिल 1, इसमें वर्क डन कितना W1 है, इसमें कितना W2 है। तो हमसे पूछ रहा है रेशियो कितना होगा W1/W2। तो निकालते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो वर्क डन अगर लिखें तो पहले वाले में वर्क डन लिखता हूँ मैं, क्या बनेगा देखो, P डेल्टा V। तो ए वाले के लिए, बी वाले के लिए, सी के लिए और डी के लिए। तो ए वाले केस में वर्क डन कितना आएगा, P डेल्टा V आएगा, क्योंकि आइसोबारिक है। कितना प्रेशर है, 4P0 और वॉल्यूम क्या होगा, P डेल्टा V। फाइनल वॉल्यूम कितना है, फाइनल वॉल्यूम देखो कितना है इसका, 2V0 है ना, इसलिए कितना था V0, तो बनेगा 2V0 माइनस V0। ये तो हो गया ए वाले के लिए वर्क डन। अब बी में अगर बात करें तो बी में कितना बनाता है, nRT ln V2/V बनाता है, nRT ln V2/V1। तो मान लेते हैं यहाँ पे इतना टेम्परेचर T है और फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 4V0, इनिशियल कितना था 2V0, तो क्या बनेगा ln 4V0 डिवाइड बाई 2V0। ठीक है, ये इसका वर्क डन आ गया। यहाँ पे बात करें तो कितना आएगा, P डेल्टा V, P कितना है 2P0, तो 2P0 डेल्टा V क्या बनेगा, V फाइनल कितना है हमारा, V फाइनल है V0 और V इनिशियल कितना था हमारा 4V0, तो माइनस ऑफ 4V0। और इस वाले पार्ट में, डी वाले पार्ट में कितना वर्क डन आएगा भैया, 0, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो नेट वर्क डन हमारा कितना आ गया, तो यहाँ पे लिखते हैं इस केस में, ये कितना बन जाएगा, ये आएगा 4P0 V0 है, 4P0 V0। अच्छा, ये क्या बनेगा, तो nRT। अगर हम बात करें इस वाले प्रोसेस के लिए तो इस वाले पॉइंट पर nRT किसके बराबर होगा, क्योंकि भाई इस पूरे प्रोसेस के दौरान PV को nRT होगा ना, इस पूरे प्रोसेस के लिए क्या है, nRT कांस्टेंट रहेगा, वो किसके बराबर होगा, P इंटू V के बराबर। जो यहाँ पर P इंटू V होगा भाई यहाँ पर हर जगह सेम रहेगा। तो यहाँ कितना P इंटू V है, 4P0 इंटू वॉल्यूम कितना है 2V0। ये होगा हमारा 4P0 इंटू वॉल्यूम 2V0, मतलब होगा हमारा ये 8P0 V0 प्लस ln, ये बन जाएगा 2। ठीक है ना, ये कितना बन गया देखो हमारा, ये आएगा कितना, यहाँ से आएगा हमारा ये प्लस, देखता हूँ ये हमारा कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2P0, ये बनेगा हमारा -3, तो बनेगा माइनस ऑफ 6, तो -6P0 V0। ठीक है, तो इस केस में अगर लिखें तो कितना बन जाएगा, तो हमारा बनेगा 8P0 V0 ln 2, ये कितना बनेगा माइनस ऑफ 2P0 ln 2 है ना, माइनस 2P0 V0, ये बन जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बटन को लिखूँ तो अच्छे से तरीके से, तो बटन कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर बटन आ जाएगा, हाँ भाई एक काम करो, 2P0 V0 बाहर निकाल लो, 2P0 V0 में बाहर निकाल रहा हूँ, क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 4 ln 2 माइनस 1, ये बटन आ जाएगा W1 पहले वाले पार्ट के लिए। अब दूसरे वाले पार्ट के लिए हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ बटन लिखता हूँ मैं W2, क्या बनेगा देखो, तो ए वाला कैसा है हमारा, ये तो है हमारा आइसोथर्मल। तो इस वाले प्रोसेस में वजन कितना आएगा, nRT ln, लेते हैं nRT ln V2/V बनाता है। तो फाइनल वॉल्यूम कितना है 2V0, इनिशियल कितना था V0, 2V0/V0। ठीक है, प्लस ये कैसा प्रोसेस है हमारा आइसोकोरिक, तो बटन कितना आएगा 0, प्लस यहाँ बटन कितना आएगा, बटन P डेल्टा V, क्योंकि आइसोबारिक है, P कितना है P0, फाइनल वॉल्यूम है V0 माइनस इनिशियल कितना था 2V0। और ये कैसा है आइसोकोरिक, तो ये भी कितना हो गया हमारा 0। तो W2 कितना बन जाएगा nRT, तो nRT हमारा किसका होगा, यहाँ पर nRT होगा PV के बराबर। यहाँ कितना प्रेशर है P0 और वॉल्यूम कितना है V0, तो ये हमारा होगा 4P0 V0 के बराबर, ये आएगा 4P0 V0, ये बनेगा ln 2, ये कितना बनेगा माइनस ऑफ P0 V0। तो यहाँ से अगर बटन लिखूँ मैं तो W2 कितना बन जाएगा, P0 V0 है ना, 4 ln 2 माइनस 1 आ जाएगा, ये बटन आ गया 2। हमसे क्या बोल रहा है W1/W2 बताओ, तो देखो कितना आएगा, ये इसका डबल है, तो W1/W2 कितना आएगा, इसके सिंपल भाषा में, आसान भाषा में कितना आ जाएगा, यहाँ पर सीधा आ जाएगा 2 बन जाएगा। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था बच्चों, कुछ नहीं करना था हमें, यहाँ पे सिंपल क्या वर्ड लिखाने थे, फटाफट क्वेश्चन हो जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। हाँ भाई, ये क्वेश्चन क्या है हमारा, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू पैराग्राफ। क्या बोल रहा है देखिए, S1 and S2 are two identical sound sources। यहाँ पर क्या बोल रहा है, S1 and S2 are of two identical sound sources of frequency 656 Hz। ये एक S1 है, S2 है। सोर्स S1 इज लोकेटेड एट O, हाँ ये हमारा क्या O पर है, और S2 कहाँ पर है, S2 मूव्स एंटी क्लॉकवाइज विद यूनिफॉर्म स्पीड 4√2। S2 कैसे मूव कर रहा है, इस सर्कुलर पाथ पर 4√2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है अराउंड O।
एज शोन इन द फिगर देयर आर 3 पॉइंट्स पी क्यू आर ये 3 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं ऑन दिस पाथ सच दैट पी एंड आर आर डायमेट्रिकली अपोजिट व्हाइल द पॉइंट क्यू इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम देम। ठीक है भाई, ए साउंड डिटेक्टर इज प्लेस्ड एट पॉइंट पी, हमारा जो डिटेक्टर है कहाँ पर है, इस केस में पॉइंट पी पर है। द सोर्स S1 कैन मूव अलॉन्ग द डायरेक्शन OP, ये ठीक है भाई, अच्छी बात है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर में दे रखा है 324 मीटर पर सेकंड। हमसे क्या बोल रहा है, व्हेन ओनली S2 इज मूविंग, मतलब व्हेन ओनली S2 इज इमिटिंग साउंड। ठीक है, S2 का साउंड इमिट कर रहा है, S1 कोई साउंड इमिट नहीं कर रहा, एंड इट इज एट Q। तो इस केस में S2 कहाँ पर भैया, यहाँ पर S2 है। ठीक है, S2 जो है हमारा वो यहाँ पर है और ये साउंड इमिट कर रहा है। द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड मीटर्ड बाय द डिटेक्टर इन हर्ट्ज। तो इस केस में कहानी क्या है, S2 कहाँ पर, यहाँ पर है, और साउंड इमिट कर रहा है, तो ऑब्वियस बात है इस समय इसकी स्पीड कितनी है, 4√2 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा सोर्स है और ये क्या है, ऑब्जर्वर। तो इस केस में डॉपलर इफेक्ट की वजह से कहानी क्या होगी भाई, डॉपलर इफेक्ट की वजह से इसकी फ्रिक्वेंसी इसको अलग दिखाई देगी, सुनाई देगी। तो बात करें इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है क्या है, तो यहाँ पर इन दोनों को ज्वाइन करने वाली ये रही, इसके अलॉन्ग हम निकालते हैं ना सोर्स, और ये हमारा क्या सोर्स, ये हमारा ऑब्जर्वर। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग वेलोसिटी निकालते हैं। तो ये एंगल कितना बनेगा हमारा 45, तो ये 45 होगा। तो अलॉन्ग दिस लाइन क्या आएगी इस केस में, जो हमारी सोर्स है, सोर्स की वेलोसिटी कितनी आएगी, 4 मीटर पर सेकेंड। और परपेंडिकुलर वाले से हमें कोई कम मतलब नहीं है, क्योंकि ये भी 4 आएगा ना, क्योंकि ये 4√2 है ना, तो 4 इधर 4 इधर। तो यहाँ पे जो सोर्स है वो मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। तो जो फ्रिक्वेंसी ये सुनेगा n डैश इज इक्वल टू n नॉट 1 माइनस क्या आएगा यहाँ पर, v डिवाइड बाई v क्या है, स्पीड ऑफ साउंड, डिवाइड बाई क्या होगा, v प्लस vs आएगा, क्योंकि सोर्स यहाँ से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है ऑब्जर्वर से। तो जो फ्रिक्वेंसी सुनेगा कितना आएगा, n डैश इक्वल टू n नॉट, कितनी फ्रिक्वेंसी इमिट कर रहा है, 656। v कितना है हमारा यहाँ पर 324, डिवाइड बाई क्या बनेगा 324 प्लस 4, तो ये बनेगा कितना, n डैश इक्वल टू कितना आएगा 656, और ये बनेगा 324, नीचे क्या आएगा 328, ये छोड़ेगा यहाँ पे आएगा 2। तो जो ये फ्रिक्वेंसी सुनेगा वो कितना आएगी, वो आएगी 648 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी क्या होगा इस केस में, ये भाई साहब जो होंगे वो क्या करेंगे, सुनेंगे यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है, जो क्या बोलते हैं क्या नाम, जो डिटेक्टर है। सिंपल क्वेश्चन था, कितना आंसर आएगा इसका, 648 हर्ट्ज इसका सिंपल आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, इसी पैराग्राफ का आगे एक्सटेंशन है। हमसे क्या बोल रहा है, अब इस अवस्था में इस केस में कहानी क्या है, अब क्या आगे क्या बोल रहा है, नाउ सेम वही क्वेश्चन है। कंसीडर द बोथ सोर्स एमिटिंग साउंड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, S1 और S2 दोनों साउंड एमिट कर रहे हैं। नाउ व्हेन S2 इज एट R, S2 कहाँ पर है, ये जो S2 है वो यहाँ पर है, S2 यहाँ पर है, यहाँ पर है, S2 यहाँ पर है, एंड S1 अप्रोचेस टू द डिटेक्टर विद ए स्पीड 4 मीटर पर सेकंड। S2 यहाँ पर है और कितनी स्पीड जा रहा है, 4√2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है, ऐसे रोटेट कर रहा था ना। और S1 क्या है यहाँ पर, इसकी तरफ आ रहा है, कितनी स्पीड से, 4 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। तो देखो यहाँ पर एक तो ये जो डिटेक्टर यहाँ पर लगा हुआ है, पॉइंट P पर जो डिटेक्टर है, एक तो सुनेगा इसकी फ्रिक्वेंसी, दूसरी सुनेगा इसकी फ्रिक्वेंसी। तो हमसे बोल रहा है बताओ यहाँ पर बीट फ्रिक्वेंसी कितनी होगी। तो हम बात करें ड्यू टू S2, तो ड्यू टू S2 जो सुनेगा ये फ्रिक्वेंसी, वो तो कितनी आएगी इस केस में, देखो S2 की जो वेलोसिटी है, सोर्स और ऑब्जर्वर, यह सोर्स है, हमारा ऑब्जर्वर है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो इस केस में S2 जो फ्रिक्वेंसी इमिट करेगा वही फ्रिक्वेंसी ये सुनेगा। देखो क्योंकि यहाँ जो इसकी वेलोसिटी क्या है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, तो ये S2 की वजह से जो सुनेगा फ्रिक्वेंसी N2 वो किसके बराबर आएगी, जो फ्रिक्वेंसी ये इमिट कर रहा है, कितनी इमिट कर रहा है, 656 हर्ट्ज है ना, ठीक है 656। तो N2 कितना आएगा भाई, जो सुनेगा, जो फ्रिक्वेंसी आएगी किसकी वजह से, ड्यू टू S2। और S1 की वजह से बात करें तो S1 की वजह से बात की है इस केस में, तो S1 जो साउंड इमिट कर रहा है वो, तो यहाँ पे S1 क्या है, इज सोर्स मूविंग टुवर्ड द ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे जो N1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे S1 है तो N1 कितना आएगा, यहाँ पे बात करें किसकी वजह से, ड्यू टू S1 है ना, ड्यू टू S1 कितना आएगा, N1 बोलते हैं N नॉट V बाई V माइनस VS आएगा, क्योंकि सोर्स इधर मूव कर रहा है टुवर्ड द ऑब्जर्वर। तो इस केस में N1 कितना बनेगा, N1 लिखते हैं, ये बनेगा 656, ये कितना बन गया हमारा, ये है हमारा 324, नीचे क्या बन गया 320 ना। तो जो फ्रिक्वेंसी सुनेगा ये है ड्यू टू S1, ये ड्यू टू S2 आ रही है, बीट फ्रिक्वेंसी आएगी डेल्टा N, क्या बनेगा N1 माइनस N2, कितना बन गया 656 इंटू 324 डिवाइड बाई 320 माइनस 656 है ना। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ रखता हूँ, कितना बनेगा 656 कॉमन निकाल लो, डेल्टा N कितना बनेगा 656 कॉमन आ गया, अंदर जगह क्या बनेगा, ये आएगा 324 बाई 320 माइनस 1, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे कितना बनेगा, डेल्टा N जो आ जाएगा कितना बनेगा 656 इंटू ऊपर आएगा 4 डिवाइड बाई 320, नीचे आ गया 80, ठीक है ना।
तो डेल्टा एन जो आ गया हमारा इस केस में कितना बन जाएगा, डेल्टा एन अगर मैं लिखूँ तो डेल्टा एन कितना आ जाएगा, डेल्टा एन आएगा 656 डिवाइड बाई 80। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8.2। तो जो सुनेगा बीट फ्रिक्वेंसी कितनी आएगी, 8.2 के बराबर आएगी। ठीक है ना, सिंपल था, है कि नहीं। हाँ, तो देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या बोल रहा है। ये एक पैराग्राफ है, हमसे क्या बोल रहा है, ए सेंट्रल फर्नेस हैज़ ए हाइट h एंड ए डायमीटर d बोथ 1 मीटर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये एक सेंट्रल फर्नेस है, इसकी हाइट कितनी h है और डायमीटर कितना है d, और ये दोनों कितने हैं हमारे 1 मीटर के बराबर हैं। एंड इट इज़ मेंटेन एट ए टेम्परेचर ऑफ 360 केल्विन। इसका जो टेम्परेचर है यहाँ से क्या है, इसका जो टेम्परेचर है वो 360 केल्विन पर मेंटेन करके रखा हुआ है। नाउ द एयर गेट्स हीटेड इनसाइड द फर्नेस एट ए कांस्टेंट प्रेशर PA एंड इस टेम्परेचर बिकम्स 360 डिग्री। अंदर जो है हमारी जो भी एयर आती है उसका जो प्रेशर है वो क्या रहता है, अंदर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और उसका जो टेम्परेचर वो कितना होता है, 360 केल्विन हो जाता है। इट इज गिवन टू अस द हॉट एयर विद द डेंसिटी राइजेस अप एज अप ए वर्टिकल चिमनी ऑफ डायमीटर d इक्वल टू 0.1 मीटर एंड हाइट कितना है 9 मीटर। तो क्या है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या है, यहाँ से क्या कूल एयर आ रही है और उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, पहले कितना था, उसका जो टेम्परेचर एक्चुअली क्या है यहाँ पे आने पर क्या बढ़ रहा है, इस वजह से ऑब्वियस सी बात है जिसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो अब ये जो हॉट एयर है इस केस में कहानी क्या है, ये अब ऊपर की तरफ राइज करती है बिकॉज ऑफ डेंसिटी डिफरेंस है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर, और ये चिमनी की तरफ मूव कर रही है। ठीक है ना। अच्छा नाउ और क्या बोल रहा है, यहाँ तक बात की। एज रिजल्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर द एटमॉस्फेरिक एयर ऑफ डेंसिटी रो ए एंड द प्रेशर कितना है PA एंड द टेम्परेचर TA एंटर्स द फर्नेस। देखो ऑब्वियस बात है, यहाँ से जब एयर जा रही है हॉट एयर ऊपर की तरफ, तो यहाँ से क्या कूल एयर यहाँ से नीचे की तरफ मूव करती जा रही है, तो यहाँ से कूल एयर आती जा रही है, यहाँ से हॉट होती जा रही है, और क्या है, चिमनी के थ्रू लगातार बाहर निकलती जा रही है, एंड दिस प्रोसेस कीप्स ऑन गोइंग। हमसे क्या बोल रहा है, एज्यूम द एयर एज एन आइडियल गैस एंड निगलेक्ट द वेरिएशन इन रो एंड T इनसाइड द चिमनी। यहाँ पर क्या है, इस चिमनी के अंदर कोई भी डेंसिटी और टेम्परेचर में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है, और हमको क्या करना है, यहाँ पर विस्कस इफेक्ट को करना है इग्नोर। तो बताना क्या है, नाउ कंसीडरिंग द एयर फ्लो टू बी streamline the steady mass flow rate of the air exiting the chimney in ग्राम पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या होगा, इस आउटर पार्ट से क्या होगा, कितनी यहाँ पे किस रेट से मास फ्लो रेट क्या हो बाहर निकल रहा होगा। हम जानते हैं मास फ्लो कितना होता है, dm/dt कितना आता है रो AV, ये आता है। यहाँ रो क्या है, रो है हमारा डेंसिटी ऑफ द एयर जो कि यहाँ से बाहर निकल रही होगी, और A क्या है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और यहाँ पे V क्या है इसकी वेलोसिटी। तो देखो यहाँ पे अगर बात हम करें तो इस वाले पॉइंट पर जो यहाँ से जो एयर बाहर निकल रही होगी उसकी हमें डेंसिटी तो यहाँ पे पता नहीं, क्योंकि हमको यहाँ डेंसिटी पता है कितनी है, रो A है, बट यहाँ डेंसिटी नहीं पता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो निकालनी पड़ेगी इसकी डेंसिटी। ठीक है, दूसरा हमको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो पता है क्या, क्योंकि हमको यहाँ पर पता है d पता है ना इसका डायमीटर, तो इसका एरिया तो हमको पता है, ये एरिया कितना है, एरिया इसका है पाई d/2 का स्क्वायर, है ना, ये इसका एरिया है तो पता ही है। और हमको ये भी नहीं पता कि इस वाले पॉइंट पे इसकी कितनी वेलोसिटी V होगी, हमको ये भी नहीं पता, तो हमको यहाँ पर V भी निकालना है। तो हमको यहाँ पे क्या है, दो चीज़ें निकालनी है, मैंने डेंसिटी रो और क्या निकालना है यहाँ पर इसकी वेलोसिटी। तो देखो अब यहाँ पे क्या करें, डेंसिटी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो हम जब बोल रहा है यहाँ डेंसिटी थ्रू आउट द जो चिमनी है कांस्टेंट है, तो इस वाले पॉइंट पर जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे क्या हॉट एयर आती है, यहाँ से जो कूल एयर आती है, यहाँ पे क्या हॉट हो जाती है, और इसकी जो डेंसिटी क्या है वो रो हो जाती है। तो हम जानते हैं यहाँ पर गैस कैसी है, आइडियल है, और कांस्टेंट प्रेशर पे गैस क्या हो रही है, हीटअप हो रही है। तो P इक्वल टू कितना होता है, P इक्वल टू होता है रो RT/m। तो इस केस में P क्या है हमारा, P तो कांस्टेंट है, तो रो क्या होगा, रो इंटू T इक्वल टू क्या होगा, इसके लिए होगा कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर बात करें तो जो गैस आ रही थी उसकी डेंसिटी कितनी थी, रो A थी, और कितना टेम्परेचर था TA, तो रो A इंटू TA इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो इंटू T, है ना। रो ए कितना है हमको दे रखा है यहाँ पे, डेंसिटी रो ए कितनी जिससे आ रही थी, डेंसिटी कितनी थी यहाँ पर इसकी थी 1.2 kg/m³। TA कितना था यहाँ पर, जिस टेम्परेचर से आ रही है 300 केल्विन। बाद में इसकी डेंसिटी कितनी होती है रो, और कितना हो जाता है इसका टेम्परेचर में दे रखा है यहाँ पर 360 केल्विन से हो जाता है हीटअप। तो इस केस में अगर बात करें तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये बनेगा 360, तो रो कितना आ जाएगा हमारा, रो आ जाएगा 1 kg/m³। तो हमको यहाँ पे इस केस में रो तो मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, बस मास फ्लो रेट निकालने के लिए रो मिल गया है, ए पता है, हमको V निकालना है बस, है ना। V हमको निकालना है कि भाई इस वाले पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी होगी। तो एक बात तो समझ में आती है भाई, यहाँ पर देखो क्या कि यहाँ पर जो वेलोसिटी V होगी, हमको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, इस केस में लगाना पड़ेगा बर्नौलीज थ्योरम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड कर रहा है फ्लो। तो अब देखो इस केस में कहानी क्या है, तो इस वाले पॉइंट पे मान लेते हैं क्या वेलोसिटी कितनी है, V है, जब यहाँ से लिक्विड बाहर निकल रहा है वेलोसिटी V है। और अभी देखो क्या है, यहाँ पे बात करते हैं तो इस वाले पॉइंट में क्या डेंसिटी कितनी है, कांस्टेंट। तो वी कैन अप्लाई द बर्नौलीज थ्योरम ऑन दिस पार्ट, है ना। यहाँ पे क्या है, बर्नौलीज थ्योरम नहीं लगा सकते, क्योंकि इस वाले पार्ट, इस पूरे पार्ट में नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी अलग है, यहाँ डेंसिटी क्या है
अलग है। तो हम इस वाले पार्ट में लगा सकते हैं बर्नौली थ्योरम। तो हम देखो बर्नौली कहाँ लगा रहे हैं, जस्ट जो लिक्विड क्या है यहाँ पे, जो लिक्विड जस्ट बाहर निकल रहा है, जस्ट आउटसाइड पॉइंट है ना, इस वाले पॉइंट 1 बोलते हैं इसको। यहाँ पर लिक्विड कितनी की वेलोसिटी कितनी है v, यहाँ कितना प्रेशर है p, ठीक है 0.1 यहाँ, और जो यहाँ से जस्ट लिक्विड एंटर कर रहा है इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है v2, ठीक है। और कितना प्रेशर, और यहाँ पे क्या अगर बात करें, और यहाँ पे जो प्रेशर है वो कितना है, यहाँ पे प्रेशर कितना है यहाँ पे, वो तो हमारा PA के बराबर है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इन दोनों पॉइंट में लगाते हैं बर्नौलीज थ्योरम, तो वो क्या बनेगा, यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर बर्नौली थ्योरम एट पॉइंट 1 and 2, तो लिखते हैं P प्लस हाफ, यहाँ डेंसिटी कितनी है रो, हाफ रो, इसको मैं बोलता हूँ V1 है ना, हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट कितनी है हमारी h, तो रो जी एच इज इक्वल टू यहाँ कितना प्रेशर है, यहाँ कितना प्रेशर है PA प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर, हाफ रो V2 स्क्वायर है ना, और हाइट कितनी है, हाइट कितनी है इसकी यहाँ पर 0, ठीक है। अच्छा तो ये हो जाएगा 0। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या है, हमको इस वाले पॉइंट पे प्रेशर नहीं पता। अगर हम बात करें इस वाले पॉइंट पे, अगर यहाँ पे बात करते हैं तो हमने बोल रखा है एयर की डेंसिटी कितनी रोए है, तो h हाइट ऊपर जाने पर जो प्रेशर हो जाएगा पॉइंट P पर, देखो ये हाइट हमारी h है, ये हाइट हमारी कितनी यहाँ पर है, ये कैपिटल H के बराबर है। तो h हाइट ऊपर जाने पर कहानी क्या होगा, जो प्रेशर P हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, प्रेशर P की वैल्यू हो जाएगी PA माइनस रो जी H प्लस H हो जाएगी, है ना। h हाइट ऊपर जाने पे जो प्रेशर होगा कितना होगा, PA माइनस रो जी H प्लस H हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको उठा के पुट कर दो, कितना बन जाएगा, देखो PA माइनस रो इंटू जी H प्लस स्मॉल h, ये है रो ए, सॉरी है ना, क्योंकि डेंसिटी की जो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द एयर तो कितना है रो ए है ना, डेंसिटी ऑफ एयर कितना है, जो कि यहाँ पे कूल एयर है वो तो रो ए है। तो इस वाले पॉइंट पे कितना प्रेशर आएगा, PA माइनस रो ए जी H प्लस H1, क्यों, क्योंकि हम बात करें आउटसाइड प्रेशर के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा डेंसिटी रो ए प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू बनेगा PA प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। PA से PA तोड़ गया। अब देखो V2 जो है यहाँ पर, V2 विल बी वेरी लेस एज कम्पेयर टू V1, क्यों, क्योंकि अगर बात करें यहाँ कर देता हूँ मैं, तो इस केस में देखो यहाँ पर V2 विल बी वेरी लेस एज कम्पेयर टू V1, क्योंकि यहाँ पर लगाओ, यहाँ पे क्या बोलते हैं क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी, तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो तो हमारा कितना है भाई, वो कितना है लिख रहा हूँ, रो ए कितना बनेगा, एरिया क्वेश्चन कितना है A1 V1 इज इक्वल टू बनेगा A2 V2। तो इस केस में अगर बात करें तो A1 कितना है हमारा पाई d स्क्वायर बाई 4 इनटू कितना है हमारे यहाँ पर एरिया, जो वेलोसिटी कितनी है, इसको मैंने 2 बोला है ना, इसको एक काम करो, इसको बोल दो, इसको मैंने 1 बोला है ना, इसको 1 बोला है, तो पाई d स्क्वायर बाई 4 इंटू V1 इज इक्वल टू क्या बनेगा, पाई d स्क्वायर कैपिटल D का स्क्वायर बाई 4 इंटू V2। तो इस केस में ये उड़ गया, ये भी उड़ गया, ये भी उड़ गया, तो V2 कितना आ जाएगा यहाँ पर आएगा, देखो V1 इंटू डी बाई कैपिटल D का स्क्वायर है। और ये नंबर जो है हमारा, देखो D कितना है 0.1, डी हमें दे रखा है 0.1, ये दे रखा है अपन को कितना यहाँ पे दे रखा है, दैट इज इक्वल टू कैपिटल D, हमें ये दे रखा है कितना, ये 1। तो जो आएगा यहाँ पर जो V2 आएगा, V2 विल भी कितना आएगा V1 बाई 100। तो V2 इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू V1, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या और छोटा हो जाएगा, सो वी कैन निगलेक्ट हियर इट, है ना, तो V2 कैन बी निगलेक्टेड हियर। तो इस केस में हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा V1, क्योंकि हमको मास फ्लो रेट के लिए क्या चाहिए था भैया, मास फ्लो रेट के हमको क्या चाहिए था, V1 चाहिए था यहाँ पर V, तो हम ये इसके लिए यहाँ पुट कर देखो यहाँ पर, तो यहाँ से कितना मिलेगा, ये अगर लिखा जाए तो इस केस में कहानी क्या बन जाएगी, यहाँ से इसको इधर रखो, उसको ले आओ, कितना बनेगा, हाफ रो V1 स्क्वायर, उधर जाएगा क्या बनेगा, रो ए जी H प्लस H माइनस रो जी H, ये बन जाएगा। बस हमको यहाँ सारे वैल्यू पता है, पुट करना है। रो ए कितना है हमको दे रखा है 1.2, जी कितना है 10, और H प्लस H कितना हमको दे रखा है यहाँ पे 10 है, माइनस रो ए कितना है 1, जी कितना आया था 10, और H कितना था हमारा 9, ये बन गया रो कितना था 1, तो V1 स्क्वायर बाई 2, ये कितना बनेगा, ये बनेगा 120, ये बनेगा 120, ये बनेगा हमारा 90, तो बनेगा 30, तो बनेगा 30, और V1 स्क्वायर कितना जाएगा यहाँ से आ जाएगा 30 इंटू 2, तो V1 आ जाएगा हमारे यहाँ से कितना √60। तो √60 मीटर पर सेकंड से क्या होगा इस केस में, यहाँ पर ये V1 होगा इसका ना, जिस रेट से यहाँ पे क्या होगा, जो गैस है वो बाहर निकल ली होगी। हमको चाहिए इसका मास फ्लो रेट dm/dt, तो dm/dt तो यहाँ लिख रहे हैं, dm/dt कितना बनेगा इस केस में, रो ए वी, रो कितना है, रो हमको यहाँ पता ही है, रो कितना था 0.1, ठीक है। एरिया कितना है, एरिया जो हमको दे रखा है यहाँ पे कितना, पाई डी कितना है, पाई डी स्क्वायर 4, डी कितना हमें दे रखा है यहाँ पर 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर बाई
4 इंटू वी कितना आ गया √60, छोड़ो वी कितना आ गया √60, ठीक है ना। ये जो आएगा हमारा आएगा kg/m3 में। हमको किस में चाहिए, किस में चाहिए हमको, कहाँ गया, हमें चाहिए सॉरी kg/m3 करो, kg/s में आएगा ना, ये आएगा kg/s में आएगा ना, मास फ्लो रेट है ना kg/s में। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए इसमें क्या g/s में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इस केस में इसको 10⁻³ से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हमारा 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा 10⁻³ g/s, ठीक है भैया। ये बन जाएगा हमारा मास फ्लो रेट। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसकी सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू आती है, दैट इज व्हाट आती है, सॉल्व कर देंगे, इसकी वैल्यू आती है 60.81 के आसपास आती है वैल्यू, dm/dt कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर 60.1 g/s, ठीक है ना। ये बन जाएगा इसके हमारा केस वाले पार्ट का आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये, बस हमें यहाँ पे सोचना था भैया कि यहाँ पर जब लगाएंगे बर्नौली, तो बर्नौली ले तो हमें क्या करना है, प्रेशर कैसे लिखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है अभी हमसे यहाँ पर, नाउ व्हेन द चिमनी, क्या बोल रहा है, व्हेन द चिमनी इज क्लोज यूजिंग ए कैप एट द टॉप। हम क्या करते हैं यहाँ पे लगा देते हैं एक कैप लगा देते हैं। तो हमसे क्या बोला है, द प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी डब्ल्यू बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम सरफेस एट द कैप। तो ऑब्वियसली बात है इस केस में क्या है, यहाँ पे जब पहले लिक्विड फ्लो कर रहा था, तो अब लिक्विड फ्लो करना बंद हो गया है। तो अब लिक्विड यहाँ पे फ्लो करना बंद हो गया, जाके इसे क्या करेगा, लगातार पुश करेगा। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर प्रेशर जब बढ़ जाएगा, यहाँ प्रेशर क्या होगा, कंपेरेटिवली कम होगा। तो अब इन दोनों पॉइंट के बीच में एक प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा। तो हमसे क्या बोल रहा है, इफ द चेंज इन द टेम्परेचर, क्या बोले, हाँ, a pressure difference is developed between the top and the bottom surface of the cap if the change in the temperature and density of the gas of hot air due to stoppage of airflow are negligible then value of delta P। तो हमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर जो प्रेशर कितना था वो तो क्या रहेगा जो पहले था ही। अब जो इन साइड प्रेशर होगा P in, ये P in है, ये P आउटसाइड है। तो अगर बात करें तो आउटसाइड प्रेशर हमें पता ही कितना था, P आउटसाइड कितना प्रेशर था, वो था हमारा कितना था, दैट इज PA, लिखा था ना PA, यहाँ प्रेशर PA था, PA माइनस ρAgH+H है ना, माइनस ρAgH+H ये था। और इन साइड जो प्रेशर होगा, क्योंकि अब लिक्विड तो क्या फ्लो करना बंद कर चुका है, तो यहाँ पे देखो यहाँ कितना प्रेशर PA है और अब लिक्विड फ्लो कर नहीं रहा, तो वी कैन अप्लाई यहाँ पर क्या, पास्कल लॉ। तो यहाँ कितना प्रेशर है PA, तो यहाँ कितना आएगा प्रेशर इस वाले पॉइंट पर, PA माइनस ρgH आ जाएगा। कितना बनेगा, आएगा PA माइनस ρgH। हाँ भाई, हमसे बोल रहा है प्रेशर डिफरेंस, तो कितना आएगा डेल्टा P, क्या बनेगा P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, है ना। तो इस केस में कहानी क्या बन जाएगा, दोनों करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो जब करेंगे सब्ट्रैक्ट तो क्या बन जाएगा, ये दिस माइनस दिस करेंगे, कितना बनेगा ρAgH+H माइनस ρgH। तो इस केस में क्या आएगा, ये हमारा आ जाएगा कितना, ये है 1.2, G कितना है 10, ये कितना है हमारा 10, और माइनस ये रो कितना था, रो है हमारा इस केस में 1 इंटू G कितना था 10, और ये H कितना था हमारा 9। तो इसके सॉल्व करने में कितना आएगा 30 Nm/m का स्क्वायर, डेल्टा P की वैल्यू हमारी वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो ये था हमारा क्या इस केस में इस पैराग्राफ का जो लास्ट क्वेश्चन का आंसर। तो ये था बच्चों हमारा क्या ओवरऑल जो JEE एडवांस का पेपर 2 था, इसका फिजिक्स का पेपर का डिस्कशन। आप बताइए आपको पेपर कैसा लगा, इजी लगा, मॉडरेट लगा या टफ लगा। ओवरऑल के पेपर के बारे में बात किया तो एक्चुअली दैट वाज एक्चुअली शिफ्टेड टुवर्ड द मॉडरेट। और आप इन क्वेश्चंस को क्या है बताइए, आपके कितने क्वेश्चन सही हो कमेंट बॉक्स में। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी